सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। का कोड है, आपके हिस्ट्री का कोड है, जिसमें हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर बात कर ली जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो BHIE जो है ये कोड है। इसमें हम ये देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमारा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से आप समझते हैं कि जेम्स मिलन एक औपनिवेशिक इतिहासकार थे? यानी कि किस प्रकार से, कौन से कारण से जेम्स मिलन को आप समझ, मिल जो है, जेम्स मिल जो नाम है यहाँ पे, उनको औपनिवेशिक इतिहासकार समझते थे, वो हमें कारण बताना है इस आंसर में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जेम्स मिलर। जेम्स मिल जो है आपके देखने को मिलेंगे इतिहासकार के औपनिवेशिक कारक माने जाते हैं, या फिर बोल सकते हो कि उनका स्वरूप देखने को मिलता है कि उनके द्वारा भारतीय सभ्यता का एक ऐसा स्वरूप तैयार किया गया जिसके अंतर्गत उनके द्वारा 1806 से लेके 1818 के बीच हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार शासन कर रहा था, तो उसके बारे में बताना है कि उसने किस तरीके से शासन किया। तो जेम्स मिल इसी बात को बताने के लिए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेख लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, यानी कि एक पुस्तक लिखना शुरू किए थे। ठीक है, अब इसमें जिसमें आपका देखा जाता है कि इसमें 6 खंड होते हैं जो प्रकाशित किए गए, यानी कि प्रकाशित यानी कि प्रिंट किया गया। भारतीय इतिहास को 19वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण कृतियों के रूप में जाना जाता है, कि जो भारतीय इतिहास है वो 19वीं शताब्दी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश इतिहास का स्वरूप देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था हमारे भारत ऊपर शासन कर रहे हैं, इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनकी कृतियों के अनुसार जो भागों में बात बात की जाए, तो पहले 3 खंडों में प्राचीन मध्यकालीन भारत का वर्णन किया था इन्होंने। यानी कि इन्होंने 6 खंड लिखे थे। 6 खंड में से इन्होंने ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश उस सरकार जिस पर हमारे ऊपर शासन कर रहा था उसके बारे में बताते हुए इन्होंने 3 खंड में भारतीय मध्यकालीन भारत का विचार प्रकट किया था कि भारतीय मध्यकालीन व्यवस्था क्या था। दूसरे 3 भागों में इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का विवरण किया था, एक्सप्लेनेशन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने पाश्चात्यवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। पाश्चात्यवादी व्यवस्था जो कि आपका देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था के रूप में आया है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के रूप में पाश्चात्यवादी जो हमारी स्थिति रही है कि अलग अलग देशों की जो संस्कृति है उसको हमने अपनाते हुए हमारे ऊपर शासन चल रहा था। भारत में भाषा का जो ज्ञान था वो धीरे धीरे पाश्चात्यवादी व्यवस्था के रूप में देखा गया। पाश्चात्यवादी का मतलब होता है ईस्टर्न कंट्री का समावेश। ईस्टर्न कंट्री का मतलब होता है कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पाश्चात्यवादी जैसे कि आज हमारा भारत है, ठीक है, वो अपने कल्चर को भूलता जा रहा है। वेस्टर्न ईस्टर्न ये सब जितने भी है विदेशी पश्चिमी देश के जितने भी देश है उनके व्यवस्थाओं को अपना रहा है। तो ये है आपके पाश्चात्यवादी व्यवस्था। ठीक है, अब भारतीय व्यवस्था के अनुसार इसकी जो आंशिक व्यवस्था है, जिसके तहत ये देखने को मिला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भरपूर मात्रा में उसकी स्थितियों के अनुसार वो क्या है, वो अपने मौजूदा संबंधों को उजागर करती हुई हिंदू सभ्यताओं का विलोपन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है वो अपनी सभ्यता, अपनी पहचान, अपनी व्यवस्थाओं का स्वरूप यहाँ पे हमारे भारतीय समाज में लाना चाहता था। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हुआ, हिंदू हिंदू सभ्यता था, या फिर बोल सकते हो हमारी जो भारतीय सभ्यता थी वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही थी।
जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश शासन व्यवस्था इन तीनों भागों में यहाँ पे हमारे भारतीय इतिहास को बांट दिया गया था इसके द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल ने अपने लेखन क्रिया में बताया कि जो भारत है वो तीन भागों में बटा हुआ है। एक तरफ हिंदू है, दूसरी तरफ मुस्लिम है, तीसरी तरफ ब्रिटिश शासन व्यवस्था है। इस बात को ठहराते हुए उन्होंने बताया कि भारत तीन खंडों में विभाजित है, यानी कि बटा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पे बात कर ली जाए सर्वोच्च और भारत का जो स्थान है, सर्वोच्च स्थान जो है उस पर पाश्चात्यवादी का यहाँ पर भारतीय सभ्यता का सर्वनाश होना निश्चित हो रहा था। सर्वनाश का मतलब होता है कि अंत होना। अब बात की जाए हमारे आज के टाइम की ही बात कर लेते हैं, मॉडर्न टाइम की, जो आधुनिक समय की बात कर लेते हैं, तो आज हमारा जो इंडिया है अपने कल्चर्स को कैसे विलुप्त कर रहा है, ठीक है, खत्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है वेस्टर्न कल्चर को यूज करके। क्यों? पहनावा भी, खाना भी, सब चीज, बोली विचार, सब चीज, व्यवहार भी, वो जिस तरीके से अपने आप में अपने कल्चर्स को खत्म कर रहा है, तो उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बताया कि इसके कारण हमारे पाश्चात्य संस्कृति के कारण भारतीय संस्कृति का सर्वनाश निश्चित रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। उन्होंने बताया कि जो धर्म और हिंदू ब्राह्मण व्यवस्था है वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है और इस पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अधिकार हो रहा है। जो महाभारत रामायण की आलोचक थे उनका अब यहाँ पे धीरे धीरे सर्वनाश हो रहा है। जो आप बोल सकते हो कि महाभारत और रामायण के जो लिखने वाले जो विद्वान थे, जैसे वाल्मीकि जी माने जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से महाभारत है आपका बोल सकते हो वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो उनके द्वारा जिस तरीके से रचनाएं की गई थी, अब वो धीरे धीरे रचनाओं का समापन देखने को मिल रहा है, समाप्ति के कगार पर वो खड़ा है। तो इस व्यवस्था के कारण ये बताया गया कि जेम्स मिल जो है वो हमारे भारतीय इतिहास के औपनिवेशकार इतिहासकार माने जाते हैं। या क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे देश पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अधिकार किस रूप में था। उन्होंने इस बात को चर्चा करते हुए अपने लेखन क्रिया की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया। इसीलिए इन्हें औपनिवेशवाद इतिहासकार माना जाता है। क्लियर हो गया? देखिए, ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी समरी के अकॉर्डिंग थोड़ा लिटिल बिट ऊपर ऊपर देख लेते हैं। तो क्या है? देखो, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जो हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग थे, जैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था। तो हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग थे जिनका हम धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर देते थे, यानी कि हमारे ऊपर किसी और का आधिपत्य था, राज था, सत्ता था, वो आपका उपनिवेशवाद कहलाता है। अब जो जेम्स मिल, जो ये क्वेश्चन है कि जेम्स मिल एक उपनिवेशवाद इतिहासकार थे, क्यों थे? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने इस आंसर में देखा कि उनके द्वारा आपके भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच जो व्यवस्थाओं का समावेश देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हो संबंध देखने को मिलता है, तो उन्होंने बखूबी रूप में औपनिवेशवाद सरकार के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि औपनिवेशवाद का मतलब ही क्या है कि हमारे ऊपर शासन करने वाला जो व्यवस्था है, और कौन था भाई? ब्रिटिश सरकार थी। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच जो तालमेल, जो संबंध थे, उनके बारे में बताया। इसीलिए इन्हें औपनिवेशवाद इतिहासकार माना जाता है। इतिहासकार का मतलब है कि इतिहास की रचना करने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहलाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है भारतीय इतिहासकार के संदर्भ में ऐतिहासिक सांस्कृतिक सार दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो हम इसमें ये देखेंगे जो भारतीय इतिहासकार के जो दृष्टिकोण है, जो हमारी सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, उसका क्या महत्व हो रहा है। पहली बात तो ये है कि इतिहास क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इतिहास यहूदी ईसाई धर्मों को कुछ परंपराओं के अनुसार हमारा जो माना जाता है, इतिहास लेखन वह एक क्रिया है जिसके अंतर्गत जो इतिहास में घटी हुई घटना का उजागर करने की व्यवस्था को ही, या फिर जो घट चुका है, हमारे बोल सकते हो कि हमारे भूतकाल में बीत चुका है, वो हमारा इतिहास है। इतिहास किसी एक विषय व्यवस्था पर संबंधित होता है। जैसे कि मेसोपोटामिया जो है आपका, वो भी एक यूनानियों और मेसोपोटामिया के जो निवासी है उन्हें इतिहास रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा विषय है
जिसके अंदर बहुत सी बातें, बहुत से विषय को समाहित किया जाता है। इतिहास जो कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि मुगलों के रूप में जैसे कि हमारा शासन रहा है, वो भी एक इतिहास के रूप में है। तो इतिहास का मतलब ही होता है तो बड़ी पैमाने पे कोई विषय या फिर कोई घटना के रूप में जो उजागर करने वाली व्यवस्था, जो हमें ये बताता है कि ये घटना घट चुकी है, वो आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे, बोल सकते हो कि इतिहासकार के दृष्टिकोण में सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ को प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा प्रारंभिक भारत का इतिहास का निर्माण रहा है ना, वो हमारा प्रारंभिक भारत का इतिहास, यानी कि हमारा जो आधुनिक भारत के रूप से भी देखा जाता है कि जो हमारा भारत जब प्रारंभ हुआ, उसका जो इतिहास माना जाता है 18वीं शताब्दी के रूप में माना जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की व्यवस्था के रूप में इसका इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे भारतीय संस्कृति, हिंदू सभ्यता और ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का रूप देखते हैं। भारत में जब प्रारंभ हुआ था ना, भारत जब धीरे धीरे विकसित हुआ था, जैसे कि भारत की पहचान धीरे धीरे थोड़ी चली, वो आपका 18वीं शताब्दी माना जाता है। और 18वीं शताब्दी के रूप में जब भारत का जो इतिहास रहा है, वो धीरे धीरे क्या रहा है, हिंदू सभ्यता आपका बोल सकते हो कि हिंदू सभ्यता के रूप में रहा है, हमारे धर्मों के रूप में रहा है। तो ये हमारा इतिहास है। ठीक है। अब जिसके तहत हमारी संस्कृति की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग लेखक आए और अलग अलग इतिहासकार आए, जिसने भारत के पूर्व निर्माण यानी कि पुनर्निर्माण के बारे में भी उन्होंने जिक्र करते हुए भारत के इतिहास के बारे में लिखा था। ठीक है। पुनर्निर्माण का मतलब है कि भारत दोबारा से अपना निर्माण कर रहा था। दोबारा से निर्माण कब कर रहा था भाई? जब आपका 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब आपका देखा जाता है कि पुनर्निर्माण होता है भारत का। ठीक है। 1960 के दशक में जो भारत का इतिहास है, उसकी पहचान जो है महत्वपूर्ण रूप से विकसित होते हुए धीरे धीरे पुनर्निर्माण का मतलब है दोबारा निर्माण करना। यानी कि जैसे चीज जिस जिस चीज की निर्माण हो चुकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था कि हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते थे। फ़ोन वगैरह यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि आपका पहले कीपैड फ़ोन आता था। तो हमने क्या किया भाई, अब उसमें चेंजेस बदलाव कर दिया, तो वो पुनर्निर्माण कहलाता है। ठीक है। तो भारत जैसे पहले इतिहास के कार्य में रूप में देखा गया कि ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश इतिहास की उसकी संस्कृतियों का विलुप्त हो रहा था। संस्कृति उसकी नष्ट हो रही थी। तो इस स्थिति में भारत ने अपना पुनर्निर्माण किया था, जब 1947 में वो आजाद होकर अपने आप में विकसित हुआ। ठीक है। उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो इतिहासकार रहे हैं, जो हमारे ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का घटना का रचना करने वाले लोग रहे हैं, इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था, भारतीय सभ्यता तथा भारतीय व्यवस्था के रूप में इन्होंने अपनी रचनाओं को भी बड़ी पैमाने पे बढ़ाया। ठीक है। भारत में इनके ग्रंथों और जो हमारे बोल सकते हो ईश्वर और देवी देवताओं के रूप में भी इन्होंने अपने आप को अत्यधिक रूप में रचना किया या फिर इतिहास के रूप में वर्णन किया था। ठीक है। ताकि हमारे भारतीय परंपराओं, यानी कि परंपरा मतलब यानी कि बोल सकते हैं प्रिंसिपल बोल सकते हैं, जो भारतीय परंपराएं होती जैसे कि हमारे अलग अलग परंपराएं होती हमारे बोल सकते हैं कि हमारे घर परिवार के तौर पे भी हमारे परंपराओं का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है। अब जैसे कि बात कर ली जाए, जो परंपरा का मतलब ये है कि हमारे पुरखों से चली आ रही जो एक नीति व्यवस्था है कि किस तरीके से पूजा पाठ होता है, किस तरीके से हमारी मतलब हाँ, तो ये हमारा जो कि आपका देखने को मिलता है कि हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी जो हमारे कल्चर है, उसको हमारे जीवन में उतारने के लिए जो आपका देखने को मिला है कि जो हमारे वंशावली, वंशावली का मतलब है कि हमारे वंशज, वंश के अनुसार चलना, जैसे कि हमारे खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि बोल सकते हो हमारे इन फ्यूचर जनरेशन है, वो हमारे थिंकिंग को आगे बढ़ाते हैं, वो हमारा वंशावली व्यवस्था कहलाता है। ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में हमारी पश्चिमी परंपराओं का जो स्वरूप यानी कि स्ट्रक्चर रहा है, रोल रहा है, वो हमारे भारतीय इतिहास में एक दुखद व्यवस्था का हमारी संस्कृति पर एक आघात चोट लगा था। आघात का मतलब होता है चोट मारना।
ठीक है, चोट मारना का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। उसी व्यवस्था को हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे भारतीय प्राचीन भारत की समाज की। तो वो हमारा जो प्राचीन भारत का जो समाज था, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे जो दस्तावेज है, जो हमारे व्यक्तिगत व्यवस्था है, वो पूर्णतः समाप्ति के तौर पे है। ठीक है, तो इसमें अब हमारा सब हेडिंग क्रिएट होगा। ठीक है, हमारा जो सब सब हेडिंग है, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक परंपराएं जो कि हमारे संस्कृति को दर्शाता है। परंपरा क्या करता है, हमारे संस्कृति व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। इतिहास संबंधित विचार जो है, इतिहास से संबंधित जो थिंकिंग है, जिनका निर्माण हमारे इतिहास के रूप में किया गया है, जिसके कारण हमारा इतिहास हमारे अस्तित्व को बताता है। अस्तित्व यानी कि हमारी पहचान को दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हमारा करेक्टर है, एक इंसान की पहचान बताती है। तो जो इतिहास है ना, हमारे भारत या फिर हमारे देश की पहचान बताने का काम करती है। ठीक है, तो हमारा जो ये ऐतिहासिक परंपराएं रहा है, जिनका धीरे धीरे विलोपन भी हमें देखने को मिला। विलोपन का मतलब होता है नष्ट, खत्म होना, विलुप्त होना यानी कि गायब हो जाना, इनविजिबल हो जाना। ठीक है, तो वो हमारा देखने को मिलता है, जो कि आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, उनकी परंपराओं का भी यहाँ पे खत्म देखने को मिलता है। उनका भी मतलब बोल सकते हो इनविजिबल हो जाना यानी कि गायब हो जाना देखने को मिलता है। तो ये ऐतिहासिक परंपराएं, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि जो हमारा ये संबंध रहा है, महत्वपूर्ण रूप से हमारी व्यवस्थाओं को खत्म करने का कार्य कर रहा था। सामाजिक दृष्टिकोण व सामाजिक पृष्ठभूमि को खत्म करने का काम कर रहा था। तो ये हमारा ऐतिहासिक परंपरा का रूप था। अब इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप, ये आपका सब हेडिंग नेक्स्ट बनेगा। इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप। इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप की बात कर लीजिए तो हमारा जो अतीत रहा है, अतीत यानी कि बीता हुआ कल, जिसका निर्माण आज हमारे रोमिला थापर के तहत देखने को मिला। कि रोमिला थापर कहते हैं कि इतिहास एक माध्यम है, जिसके सहारे हम अपने देश की हर एक चीज को जानने में सक्षम हो जाते हैं कि वह हमारे देश में कौन कौन सी घटना घटित हो चुकी है, कौन कौन सी व्यवस्थाओं का निर्माण हो चुका है, वो हमारा इतिहास के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि इतिहास जो है और तथा पुराण, और पुराण का मतलब है, पुराण यानी कि जो हमारे बोल सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे पुरातत्व है, जो हमारे ग्रंथ है, जैसे कि आपका पुराण हो गया। ठीक है, हमारा बोल सकते हो रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो ये भी एक पुराण के रूप में, यानी कि जो हमारी पुरानी, जो हमारे इतिहास की पुस्तकें हैं, ठीक है, उनका पुराण कहलाता है। ठीक है, गीता हो गया, जैसे हमारा गीता है हिंदू सभ्यता में, आपका बोल सकते हो कि बाइबल है। ठीक है, जिसे हमें देखने को मिलता है कि ईसा मसीह के व्यवस्थाओं का, यीशु के व्यवस्थाओं का वर्णन उनके द्वारा देखने को मिलता है। तो ये सारी परंपराओं का अब धीरे धीरे यहाँ पे अंत, और उसकी संस्कृति का स्वरूप का यहाँ पे अंत देखने को मिलता है, यानी कि पतन देखने को मिलता है, समाप्त देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब यहाँ तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।